नमस्कार दोस्तों। इजराइल ईरान 30 साल दोस्त रहने के बाद आखिर कैसे कट्टर दुश्मन बन गए। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेकर खड़े हैं। आसमान में मिसाइलों की बारिश के बीच चीख पुकार दिल दहला देने का वाला जो मंजर था वो इजराइल का है। पूरा इजराइल ईरानी मिसाइल हमलों के बाद सायरन की आवाजों से गूंज उठा था। क्या यरूशलेम, क्या तेल अवीव, हर जगह से ऐसे ही वीडियो सामने आए। लेबनान में जारी इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने मंगलवार को बहुत बड़ा हमला बोला। ईरानी सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बागेरी ने इन हमलों पर पलटवार होने पर और बड़े हमले करने की चेतावनी भी जारी करी। ईरान की तरफ से इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ईरानी मीडिया ने मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो भी बाकायदा जारी किया। ईरान ने इन हमलों में पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइल दागे जाने का दावा किया और कहा कि 90% मिसाइल ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती करार दिया और कहा कि ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी मिसाइल हमले में गनीमत रही कि इजराइल में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन आज जो दो मुल्क एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, कभी ये दोनों मुल्क दोस्त हुआ करते थे। आज जो दुश्मन हैं वो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। आज जो एक दूसरे को तबाह करना चाहते हैं वो कभी एक दूसरे की पीठ को थपथपाते थे। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जो ये दोनों दोस्त दुश्मनी की आग में जलने लगे? आज बात इसी बात पर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ईरान ने आखिरकार इजराइल पर मिसाइलों से हमला बोल दिया। उसने दावा किया है कि इन हमलों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स तबाह हो गए हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया है। वहीं इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने ये हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू का इस मामले में अमेरिका भी साथ दे रहा है। इजराइल ईरान के बीच दुश्मनी वैसे आज चरम पर पहुंच चुकी है, मगर कभी ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। जानते हैं कि दोनों की दोस्ती और दुश्मनी की आखिर ये कहानी है क्या? दरअसल ईरान की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वो ये मानने लगा है कि इजराइल के वजूद में रहने का हक ही उसको नहीं है। ईरान इजराइल को छोटा शैतान तो अमेरिका को बड़ा शैतान मानता है। मिडिल ईस्ट में ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल इस क्षेत्र से गायब हो जाए। इजराइल ये मानता है कि हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोहियों को ईरान जो है वो पैसे देता है और ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खमैनी यहूदी विरोधी संगठनों को इजराइल के खिलाफ भड़काते हैं। इन दोनों की दुश्मनी में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। ईरान में 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले इजराइल के साथ उसके अच्छे संबंध जो थे वो अच्छे दोस्ताना एक तरीके से कह सकते हैं संबंध थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। उस वक्त ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका के बड़े सहयोगियों में से एक हुआ करता था। 1948 में जब इजराइल बना तो उस वक्त तुर्की के बाद ईरान ने ही इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश बना था। इजराइल के फाउंडर और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों को साधने के लिए ईरान से दोस्ती कर दी थी ताकि नए यहूदी देश को लेकर कोई कुछ बोल ना सके। मगर 1989 में कट्टर अयातुल्लाह खुमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामिक गणतंत्र लागू किया। खुमैनी ने खुद को ईरान का रक्षक करार दिया था। उन्होंने ईरान में अमेरिका और इजराइल के प्रति नफरत के बीज बोए, जिसका चरम रूप आज देखने को मिल रहा है। अयातुल्लाह की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ लिए। उसने उनके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को भी मान्यता देना बंद कर दिया और तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त करके फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO को सौंप दिया। उस वक्त अलग फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व PLO कर रहा था। और
वजह यह थी कि अयातुल्ला की सरकार के कई कमांडरों ने पीएलओ के साथ लेबनान में लड़ाई लड़ी थी। इजराइल और ईरान के बीच ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि खुमैनी के आने के बाद भी इजराइल में 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान को काफी मदद दी थी। हुआ यह था कि 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया था। युद्ध के दौरान ईरान को सैन्य साजो सामान मुहैया कराने वालों में सबसे आगे इजराइल ही था। इजराइल ने ईरान के युद्ध को पूरी तरीके से समर्थन दिया था। उस वक्त इजराइल ने ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इराक के औसिक परमाणु रिएक्टर पर बमबारी करके उसे नष्ट कर दिया। परमाणु रिएक्टर को इराक के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता था और उस वक्त इराक पर तानाशाह सद्दाम हुसैन का राज था। 1982 की बात है जब इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण करके फिलिस्तीन मुक्त संगठन को बाहर कर दिया था। दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र के आगामी निर्माण से लेबनान में इजरायली सहयोगियों और नागरिक इजरायली आबादी को अस्थायी रूप से लाभ हुआ। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण लेबनान के अंदर फिलिस्तीन के बजाय घरेलू लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन का एक तरीके से शुरुआत हुई, जहां हिजबुल्लाह मजबूती के साथ उठ खड़ा हुआ। इजराइल में ईरान को लेकर दुश्मनी का भाव 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि तब सद्दाम हुसैन के इराक को एक बड़ा खतरा माना जाता था। यह भी कहा जाता है कि इजराइल सरकार ईरान कॉन्ट्रा प्रोग्राम में मध्यस्थता थी। इस प्रोग्राम के तहत 1980 से 1988 के बीच इराक के खिलाफ युद्ध में ईरान को हथियार मुहैया कराए गए थे। दोनों देशों में संबंध तब और बिगड़ गए जब यह खुलासा हुआ कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने में काम शुरू कर चुका है। इजराइल किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता है कि मध्य पूर्व में किसी देश के पास परमाणु हथियार हो। तब से दोनों जो देशों के रिश्ते हैं उनमें खटास आती गई, जो अब कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। ईरान ने जब क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की शुरुआत की तो उसे दूसरी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। शिया बहुल ईरान को सुन्नी बहुल सऊदी अरब से लोहा लेने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई और इजराइल के खिलाफ दुश्मनी को और हवा दी। मकसद था कि अरब जगत में ईरान खुद को मुसलमानों का रहनुमा बना सके। इसके बाद ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुती के रूप में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क बनाया, जो लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई को शैडो वॉर कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही देश हमलों को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते। कभी ईरान से जुड़े इस्लामिक जिहादी समूह ने अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास उड़ा दिया था। उसके कुछ वक्त पहले ही हिजबुल्लाह नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए मोसाद पर आरोप लगे थे। हाल ही में ईरान समर्थक हमास लीडर इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या और हिजबुल्लाह चीफ कमांडर नसरल्लाह की हत्या के पीछे भी इजराइल को ही जिम्मेदार माना जाता है। दुनिया के नक्शे पर जब इजराइल उभरा, तमाम मुस्लिम मुल्कों के विरोध के बावजूद ईरान ने इजराइल को मान्यता देने में उस वक्त संकोच नहीं करी थी। दोनों मुल्कों के बीच करीब 3 दशक तक अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने ईरान और इजराइल की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। कभी अच्छे दोस्त रहे ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज नौबत मिसाइल अटैक तक पहुंच गई है। हम आपको अब बताते हैं कि कैसे इजराइल और ईरान की दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदलती चली गई साल दर साल। तो साल 1948 में तुर्कियों के बाद ईरान दूसरा मुल्क बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। साल 1968 में ईरान और इजराइल के बीच तेल को लेकर समझौता हुआ। ईरान से लेकर इजराइल तक तेल की पाइपलाइन शुरू हुई। दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत हुए। साल 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, नई सत्ता आई और यहीं से दोनों मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नई सत्ता आने के बाद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते खत्म हो गए। साल 1982 में फिलिस्तीन और इजराइल विवाद के बीच हमास का गठन हुआ। ईरान ने हमास का समर्थन करके इजराइल से सीधी दुश्मनी मोड़ ली। यहीं से इजराइल के खिलाफ ईरान ने
प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए युद्ध छेड़ दिया। साल 2023 में हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के खिलाफ तमाम आतंकी संगठनों की मदद करी, ऐसे आरोप लगे। हथियार सप्लाई किए गए, ये भी आरोप लगे। और साल 2024 पहले इन लोगों ने ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, फिर हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद दोनों देशों के बीच सीधी जंग छिड़ गई। आज दोनों मुल्क एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ईरान ने मिसाइलों से हमला किया, अब किसी भी वक्त इजराइल की तरफ से भी हमला हो सकता है, ऐसी उम्मीदें लोग लगा रहे हैं कि कयास लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर दोनों मुल्कों की सेनाओं की ताकत को देखें तो सैन्य ताकत के मामले में ईरान की सेना दुनिया की 14वीं सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है, जबकि इजराइल का नंबर 17वां है। अगर बात रक्षा बजट की करें तो ईरान का रक्षा बजट 995 करोड़ डॉलर है, जबकि इजराइल का 2440 करोड़ डॉलर है। वही सैनिकों की बात करें तो ईरान में करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000। अगर बात एयरफोर्स की करें तो ईरान के पास कुल 186 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं। टैंक की बात करें तो ईरान के पास 1996, जबकि इजराइल के पास 1370 टैंक है। पहले हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह ढेर हुआ, फिर इजराइल की सेना जमीन के रास्ते लेबनान में दाखिल हुई। अभी इजराइल की सेना कार्रवाई पूरी होती उससे पहले ईरान ने 76 सालों के इतिहास में इजराइल पर मिसाइल से सबसे बड़ा हमला कर दिया। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई। दावा यही है कि नसरुल्लाह का बदला पूरा हुआ, लेकिन इसी युद्ध ने पूरी दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी, क्योंकि दुनिया को पता है ईरान के मिसाइल अटैक का बदला इजराइल जरूर लेगा। ईरान ने इजराइल के डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया। भले ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के मिसाइल अटैक को बेअसर कर दिया, लेकिन मिसाइल अटैक के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी देने की बात भी कही। इजरायली सेना प्रमुख ने खुलेआम जवाबी कार्रवाई के संकेत दे दिए। दरअसल इजराइल के आसमान में ईरान के बारूदी अंगारों की तस्वीरें दुनिया ने देखी। ये तस्वीर जिसने दुनिया के सामने महायुद्ध का संकट खड़ा कर दिया। बाइडेन ने साफ तौर से कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि युद्ध की घड़ी में अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल का साथ देगा। इसका सीधा मतलब यही है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को सैन्य हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। इशारा यही है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने की छूट है, ठीक वैसे ही छूट जैसी कि हमास के हमले के बाद बाइडेन ने इजराइल को दी थी। वैसे खबरों की माने तो ईरान के हमलों में कब्जा वाले जो इजरायली कब्जे वाला वेस्ट बैंक है, वहां पर इन हमलों में एक शख्स की जान गई है। ईरानी अटैक पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरानी मिसाइल हमले पर इजरायली पलटवार पर चर्चा की बात कही है। अमेरिकी नौसेना ने भी ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए दर्जन से ज़्यादा इंसेप्टर दागे जाने की जानकारी दी। ईरानी हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर लोग उतर आए और जश्न भी मनाया गया, लेकिन इजरायली पलटवार की आशंका से ईरान में दहशत का वैसे अभी माहौल है। तेहरान के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार दिखी। इजराइल के तटों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। ईरान के इन हमलों से लड़ाई का दायरा अब बढ़ जाने की आशंका जताई जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी लगातार चुनौतियां झेल रही दुनिया के लिए मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता लड़ाई का दायरा किसी बुरे सपने का काम है। वैसे आपको बता दें कि खबरें तो ये भी हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह को इजरायली हमलों में मारे जाने से कुछ दिन पहले लेबनान से भाग जाने की चेतावनी दी थी। हालांकि नसरुल्लाह ने खामोनी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। इसकी जानकारी ईरानी अधिकारियों ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामोनी ने ईरान के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों में इजराइल के घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है। 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के पेजर पर हमले के तुरंत बाद खामेनी ने एक दूत के साथ हिजबुल्लाह महासचिव को ईरान छोड़ने के लिए अनुरोध करते हुए एक संदेश भेजा था। इसमें खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इजराइल के हिजबुल्लाह के भीतर गुर्गों का पता लगा है और वो इन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। इतने नहीं, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइल दागी। इसके बाद तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं G7 देशों ने एक आपात बैठक की है। इसमें अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उससे एक बात तो तय है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अभी सुलझने से काफी दूर है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।